नमस्कार. लक्षवेधीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी प्रसाद काथे. केंद्र सरकारमध्ये 10 वर्ष काढलेल्या आणि पुढील 5 वर्षांसाठी 400 पेक्षा जास्त जागा घेऊन सत्तेत यायचं संकल्प केलेल्या नरेंद्र मोदींच्यासाठी गाडी अडखळली आहे आणि ती नेमकी उत्तर प्रदेशातच अडखळली आहे, ज्या उत्तर प्रदेशातून सत्तेचा मार्ग केंद्रात पोहोचतो. हा तोच उत्तर प्रदेश आहे जो या आधीच्या 2 निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत भरघोस मतदान करत जास्तीत जास्त खासदार त्यांच्या पारड्यात देताना दिसला होता. हा तोच उत्तर प्रदेश आहे जिथे नरेंद्र मोदींच्या सरकारनं सर्वाधिक विकास कामं राबवली. इतकंच नाही तर प्रभू रामाचं मंदिर निर्माण होईल याच्यासाठी आवश्यक ते प्रसंगी पडेल ते केलं. इतकं सगळं होऊन सुद्धा 2024चा निकाल अत्यंत अनपेक्षित आलेला आहे आणि त्यात अनपेक्षितरित्या समाजवादी पक्षाला काँग्रेसच्या सोबत पालवी फुटली आहे. खरं तर हे काँग्रेसचं उत्तरेतलं पुनरुज्जीवन आहे. काँग्रेसचं उत्तरेतलं पुनरुज्जीवन समाजवादीच्या साथीनं होणं याची भारतीय जनता पार्टीला आज नाही पण उद्या निश्चित मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. उत्तरेतला हा संपूर्ण राजकीय घडामोडीचा प्रवास हा निश्चित आकलनाचा यासाठी आहे, अभ्यासाचा यासाठी आहे, कारण यात भविष्यातल्या अनेक घटनांची बीज दडलेली आहेत. योगी आदित्यनाथ यांचं मुख्यमंत्रीपद ऐन वेळेला बदललं जाऊ शकतं. पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती अचानक नरेंद्र मोदींऐवजी अमित शहा असू शकते. अशा विविध कारणांनी सुरू झालेला हा प्रवास अडथळ्यांचे अनेक टप्पे पार करत जातीय प्रचारापर्यंत येऊन पोहोचला आणि तिथंच भारतीय जनता पार्टीच्यासाठी प्रत्यक्षातली मोठी अडचण उभी राहिली. त्याचं आत्ताचं परिणामस्वरूप उत्तर आपल्या समोर आहे, पण त्याच्या अनुषंगानं भविष्यातल्या अनेक घटना, विद्यमान घटनांची कारणं लक्षात घेण्याची गरज आहे. आपण लक्षवेधीत त्याची चर्चा करणार आहोत आणि या चर्चेत माझ्यासोबत असलेले मान्यवर कोण यांचा मी आपल्याला पटकन परिचय करून देतो. आपल्यासोबत या चर्चेमध्ये राजकीय विश्लेषक या नात्यानं 3 मंडळी आहेत. आपण या चर्चेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा प्रतिनिधी सुद्धा असावा अशी विनंती केली होती, पण तूर्तास या विषयावर कदाचित पक्षाला अधिकृत भूमिका घ्यायची नसेल, त्यामुळे त्यांचा प्रतिनिधी या चर्चेत नाही. असो, या चर्चेत जी मंडळी आहेत त्यांचा मी आपल्याला पटकन परिचय करून देतो. आपल्यासोबत असलेले 3 राजकीय विश्लेषक आहेत. माझ्यासोबत फ्रेममध्ये दिसत आहेत आपल्याला, ते आहेत संजय ठाकूर. आपल्यासोबत या चर्चेमध्ये मुंबईतून नवभारत या हिंदी दैनिकाचे संपादक श्रीनारायण तिवारी आहेत आणि आपल्यासोबत लखनौमधून खास करून दैनिक भास्करचे ब्युरो चीफ विजय उपाध्याय आहेत. विजय जी, भाषा हमारी बोलचाल की और इस डिस्कशन की ज़्यादातर मराठी रहेगी, लेकिन हाँ ज़रूर मैं सवाल पूछते समय आप तक हिंदी में पहुंचा करूंगा. मला पटकन विचारायचं आहे श्रीनारायण तिवारी, आपल्याला माझा आवाज नीट येतोय अशी अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीनं उत्तरेतलं गणित बदललंय त्याचे तुमच्या लेखी 5 प्रमुख निरीक्षणातले मुद्दे कुठले? तुमची आवाज येतोय, थोडासा करेक्शन आहे जी की मी हिंदी दैनिक यशोभूमीचे कार्यकारी संपादक. आपली नवी जबाबदारी थोडीशी अपडेट करूयात. बोला सर आता. हो, हिंदी दैनिक यशोभूमीचे कार्यकारी संपादक आहोत. हा आपला उत्तर प्रदेश बिहार मधला सर्वात मोठा तिथे इथले असलेल्या लोकांचा सर्वात लाडका पेपर आहे. अच्छा, आता ज्या सब्जेक्टवर आपल्याला बोलायचं आहे तो आहे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची जे काय पिछेहाट झाली आहे, जे भाजपला जे पराभव समोर जावे लागलाय त्याचं कारण तुम्हाला हवंय. ते आम्ही संपादक म्हणून जे आम्ही लिहितोय, विश्लेषण करतोय आणि ऑब्झर्व करतोय तो असा आहे की उत्तर प्रदेश हा आता गरीब राज्य असा नाही आहे, बिमारू राज्य असा नाही आहे. तिथे जातीय समीकरण पूर्वी पण होता, आत्ताही आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आत्ता जे गणित बिघडलं तो म्हणजे युवकांमध्ये जे सरकारी नोकरी मिळण्याची जी आशा होती, आशा ती बळगली गेली. अग्निवीर योजना ही जे पंतप्रधान मोदींनी आणलंय त्याच्यामुळे नवयुवक तिथले निराश झाले आहेत. दुसरा, इलेक्शन पिरियड मध्ये विपक्षी दल म्हणजे समाजवादी पार्टी, काँग्रेस पार्टी यांनी जातीय राजकारण एवढा ताणलं की भाजप त्यांच्या काट तयार करू शकलेला नाही. जातीय राजकारण, जातीय म्हणजे ते सांप्रदायिक नव्हे, जातीय, कम्युनल नाही, कास्ट वाईज.
त्यांनी काय केलंय, संविधान बदली करतील आणि रिझर्वेशन संपवतील. आणि दुसरा, महाराष्ट्राचे किंवा गुजरातचे जे धनाढ्य लोक आहेत, म्हणजे बेसिकली गुजराती, त्या लोकांना खूप टेंडर दिले गेले, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट त्यांना दिले गेले. हा अपप्रचार काँग्रेस मंडळी, समाजवादी पार्टीच्या मंडळीने खूप केला आणि लोकांना पटवून दिला की इथे कब्जा गुजराती मंडळीत झालेला आहे आणि तुमची नोकरी, तुमचा बिझनेस हे संपत चालला आहे, फक्त गुजराती मंडळीचेच काम होतोय, असा तिथे लोकांना पटवला. म्हणजे एक चीड आणण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीय तेढ कसा निर्माण होईल तो त्याच्या प्रयत्नामध्ये भर दिला अनुप्रिया पटेलनी आणि ओमप्रकाश राजभरनी. हे दोन्ही, एक केंद्रीय मंत्री, एक तिथला राज्याचा मंत्री. अनुप्रिया पटेल प्रतापगडमध्ये जाऊन क्षत्रिय लोकांना, राजपूतांना चिढवला. ते म्हणाले की ईव्हीएम मशीन मध्ये आता राजा पैदा होतोय, राजा आता राणीच्या पोटातून जन्माला येत नाही. ते डायरेक्ट प्रहार होता तिथले राजघराण्याचे राजा भैयाला, आणि तो क्षत्रिय समाजाला खूप मनात लागला. त्यांनी ओटावरती बहिष्कार केला, किंवा बहिष्कार म्हणजे त्यांनी भाजपाला साथ दिला नाही, आणि हे पूर्वांचल साफ झाला. पूर्वांचलमध्ये फक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वाराणसीतून आणि पडता पडता त्या अनुप्रिया पटेल मिर्जापूरमध्ये निवडून आलोय, बाकी सगळे साफ झाले. नंतर राजभरने तेच काम केलं. ठीक. तर जातीय समीकरण जे गडबड केलं आणि दुसरा प्रांतवाद जे आणला, प्रांत म्हणजे गुजराती विरोधात वाद निर्माण केला, त्याचा फटका चुनावावर पडलाय. ठीक आहे श्रीनारायण तिवारी, आपल्या या विश्लेषणाच्या नंतर आता आपण पटकन आधी आपल्यासोबत असलेल्या विजयराव उपाध्याय यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहोत. विजयराव जी, सवाल आपके लिए ये रहेगा कि जैसे अभी 2-3 कारण बता दिए गए हैं, उसमें एक कारण ये निकला कि अग्निवीर की योजना के खिलाफ मानसिकता बनाई गई, दूसरा जातिगत समीकरणों में राजपूतों के भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, और न सिर्फ ये किया गया, जाति स्तर पर और अधिक विषाक्त तरीके से प्रचार हुआ. ये सारा सब कुछ विपक्ष ने किया और खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा. इसके अलावा आपके पास क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा? देखिए, इसमें आपको मैं फैक्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों की भावनाओं का कोई अपमान नहीं किया गया. जो कुछ हुआ था और रूपाला ने गुजरात में कहा था, यूपी में राजपूत नाराज हो गए सिर्फ इसलिए कि गाजियाबाद सीट है, वहां से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया, जनरल बीके सिंह को का टिकट काटा गया, और इसी बात से और इससे जुड़ी हुई और भी चीजों से राजपूत यहाँ, और राजपूत नाराज होना चाहता था उत्तर प्रदेश में. अच्छा, वो कारण तलाश रहा था कि हमको नाराज होना है, और परपजली वो नाराज हुआ. सबसे ज्यादा बीजेपी के जो से जुड़े हुए पूर्व विधायक थे, उन लोगों ने नाराजगी जताई और कई इश्यूज उन्होंने बनाए. फिर उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन आ गई, क्षत्रिय समाज की करणी सेना आ गई, और वो नाराज हो गए. जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सन्यासी भी हैं, वो पहले कह चुके हैं कि वो क्षत्रिय भी हैं. इसके बावजूद, अच्छा, उत्तराखंड में भी क्षत्रिय मुख्यमंत्री है और वो चुनाव हार गए थे. इसके बाद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बाद में वो दूसरी सीट खाली करा के वहां से जीते. तो क्षत्रियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन उन्होंने कारण तलाशा और नाराज हो गए. एक बात ये. दूसरा, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली थी. 60,000 पोस्ट के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन किया था. उसका पेपर लीक हो गया. ये जस्ट चुनाव के पहले हुआ. अग्निवीर यहां मुद्दा नहीं था, लेकिन इस पेपर लीक ने, जो 48 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पेपर लीक होने के बाद उनमें नाराजगी आई. ये दूसरी बात है. तीसरी, बीजेपी हारी क्यों? बीजेपी हारी, एक तो मुख्य कारण यह है कि 2022 के बाद से यूपी में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, वो अपर कास्ट सेंट्रिक हो गई है. राजपूत यानी क्षत्रिय, और सेकंड नंबर पे ब्राह्मण. ये पिछड़ा वर्ग ये मानता है, और दलित वर्ग, की इस सरकार में सबसे ज्यादा चलती है क्षत्रियों की, राजपूतों की, उसके बाद चलती है ब्राह्मणों की, हमारी इस सरकार में नहीं चलती. और बीजेपी के जितने भी ओबीसी लीडर हैं, शेड्यूल कास्ट लीडर हैं, उनकी विजिबिलिटी, उनका इम्पैक्ट, उनकी स्ट्रेंथ
ये सब काफी कमजोर नजर आने लगी। उनके पास अच्छे डिपार्टमेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बहुत खराब है। अच्छे डिपार्टमेंट होने के बाद भी उनकी से नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ योगी जी के इर्द गिर्द चलती है, मंत्रियों की नहीं चलती। इस तरह की अपोजिशन ने ब्लेम किया और वो चिपक गया सरकार पर। दूसरी बात, लल्लू सिंह जो अयोध्या के सांसद थे, अब उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग में कह दिया कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान में हमें चेंज करना है। ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उत्तर प्रदेश की जो 43 सीटें बीजेपी आ रही है, 43 सीटें, उसमें से ज्यादातर सीटों की हार के पीछे सिर्फ यही है। और इसका हार हुई क्यों बीजेपी की? 2022 से 2024 के बीच में बीजेपी का वोट घट गया है यहाँ करीब 17 से 18 लाख। और बसपा का जो वोट था, बीएसपी का, मायावती का जो वोट था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो गया। इस वजह से समाजवादी पार्टी यहां जीती और समाजवादी पार्टी ने वही फार्मूला कॉपी किया जो 2014 में बीजेपी यूपी में लेके आई थी। यानी सभी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को टिकट देना, उनको राजनीति में महत्व देना। ठीक उसी फार्मूले को समाजवादी पार्टी ने अडॉप्ट किया और ये जो प्रचार था संविधान वाला और 1 लाख रुपए जो इन्होंने कहा कि हम देंगे, उसका भी बहुत बड़ा असर रहा। महिलाओं ने बीजेपी के बजाय इंडिया अलायंस को वोट इसलिए कर दिया कि उनको 1 लाख रुपए सालाना चाहिए थे। ठीक है। और इस लालच में उन्होंने ये वोट किया। जी, आप जुडे रहिए हमारे साथ। आता आपण पटकन ठाकूर संजय सिंग यांच्यापर्यंत पोहोचतोय। संजय ठाकूरजी, या व्यतिरिक्त ही कारणं असतील आणि पण ती कारणं आपण मांडालच, पण मला तुमच्याकडून उत्तर खास करून राम मंदिर प्रकरणातलं हवं आहे। प्रभू रामाचं मंदिर निर्माण झाल्याच्या नंतर निकालाच्या बाबतीत वेगळी अपेक्षा होती आणि प्रत्यक्षात घडलंय वेगळंच। बरोबर, त्याच्यामध्ये असं आहे बघा, सत्य परिस्थिती हीच आहे। त्यांनी आता बोलत होते लल्लू सिंग बद्दल। लल्लू सिंग तिकडचे पहिलेचे खासदार होते आणि ते दुसरे ब्रिजभूषण शरण सिंग जे दुसरे होते तिथे बाजूची कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये होते, त्यांचा आणि लल्लू सिंगचा पण खूप प्रॉब्लेम आहे आपापसात। आणि दुसऱ्याकडे समाजवादी पार्टीने त्या जिल्ह्याच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील अदर ओबीसी कास्टचे मजबूत कॅन्डिडेट, जे लोक आपले लोकांची जातीगत मतं आपल्याकडे खेचून जिंकतील, त्यांच्या एसपी आणि मुस्लिम वोट कॉम्बिनेशन सोबत तशी एक सोशल इंजिनिअरिंग केली होती अखिलेश यादवनी। त्याच्यामध्ये जर का आपण तसं बघायला गेलो ना, तर एकंदरीत भारतीय जनता पार्टीचा 42% आसपास मतं आहेत तिथे, पण काँग्रेस इथे 10% आणि 32% एसपी, ते मिळून भाजपपेक्षा त्यांची मतं पण जास्त झाली। 43% आणि सोबत गेले 43.5% समथिंग, 2% त्याचे तिथे पण वाढ झाली आहे। सेकंडली ते जे राजपूत लोकांचा होता, तर ते तिवारी साहेब बोलत होते, एक्झॅक्टली त्यांचे जे स्टेटमेंट होते अनुप्रिया पटेलचे तिकडचा, तो स्टेटमेंट होता की बाबासाहेबांनी आता राणी लोकांचं ऑपरेशन केलंय आणि म्हणून राणीच्या पोटात राजा पैदा होत नाही। आणि कुठे? जिथे त्या नव्हत्या, कॅन्डिडेट कोण होता? भाजपचा सिटिंग एमपी, आपल्याकडे न बोलता तिथे जाऊन बोलल्यात ते। त्याच्याबद्दल 3-4 सीट तिथे डिस्टर्ब जातीये बघा। 6-7% मतं राजपूतांचं असेल, त्याच्यामधनं 4 ते 5% मतं तिथे असतील, बाकीचे बाहेर आहेत उत्तर प्रदेशातून लोक। पण त्यांच्यामधनं जर का 1-2% मतं इथे तिथे झाली तर बस झालं ना। 2%चा स्विंग राजकारणात खूप मोठा स्विंग असतो आणि हा एक महत्त्वपूर्ण कारण ठरला आणि म्हणून या प्रकार झालाय। त्याच्यामध्ये अखिलेश यादवांचा काय मोठा विक्रम नाहीये, फक्त त्यांनी जाणून बुजून एक जबरदस्त सोशल इंजिनिअरिंग केली की यादव मत प्लस संविधान बदलतील म्हणजे मुस्लिम आणि दलित पोलरायझेशन जो झालाय थोडापेक्षा। कारण बसपाचा मत आता 10% 9 पॉइंट समथिंग वर आलाय, किती कमी झालाय। आणि जो 3-4% मत झाला बसपाचा उरलेला होता, तो तिथे खसकला कुणासोबत? काँग्रेस सोबत आणि एसपी सोबत। आणि म्हणून अशी परिस्थिती निर्माण झालेली उत्तर प्रदेशमध्ये।
ठीक आहे. हा उत्तरेतला सगळा पराभव किंवा त्यात सुद्धा खास करून समाजवादी आणि काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन हे समजून का घ्यावं लागतं राजकीय विश्लेषक या नात्यानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की उत्तर प्रदेशचं राजकारण हे देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणारं असतं. त्यामुळे तिथून येणारे संकेत सुद्धा लक्षात घ्यायला हवेत. आजच्या घडीला संकेत 2-3 प्रकारचे आहेत आणि मी त्या संकेतांच्या बाबतीत अधिक विश्लेषण करण्यासाठी आपल्यासोबत असलेल्या श्रीनारायण तिवारी, विजय उपाध्याय आणि ठाकूर संजय सिंग या सगळ्यांनाच टप्प्याटप्प्यानं बोलतं करतो. पहिला मुद्दा घेतो आणि तो पटकन आधी घेऊन जातो आपल्यासोबत असलेल्या श्रीनारायण तिवारी यांच्यापर्यंत. तिवारीजी, राम मंदिर बांधून सुद्धा जर समजा हिंदू भाजपाला मतदान करणार नसेल तर काय, असा प्रश्न आता यानंतर समाज माध्यमामध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेला येतोय. त्याचं विश्लेषणात्मक काही उत्तर आपल्याला दिसतंय का? हे बघा, प्रभू श्रीराम हा इशू या इलेक्शन मध्ये चाललाच नाही. हा मुद्दाच नाही राहिला. राम मंदिर बांधून झाला, लोक दर्शन करतात, राम मंदिर झाला. आता जातीय राजकारण एवढा प्रभावी झाला होता. आता ते हे म्हणाले ना त्या अनुप्रिया पटेलची काही गरज नव्हती आपला प्रतापगडमध्ये येऊन असा भाषण करण्याची. अनुप्रिया पटेल मिर्जापूरची होती, ती म्हणे हारता हारता वाचलेली आहे. यावेळी राम नाही चालले, यावेळी चाललं जात चालली आहे. जातीवरती सगळे वोटिंग झाला. आणि दुसरीकडे MY फॅक्टर कंबाईंड म्हणून एकट्ठा मतदान केलं आहे. तुम्हाला एक दिसलं असेल एका ठिकाणी एक बूथ वरती 9-10 वर्षाची 2 मुली पकडली गेली बुरखामध्ये. त्यांच्या चेक केला गेला, त्यांची वय 12 वर्षाची होती. आणि ते जेव्हा त्याच्याबद्दल विचारला गेला तुम्ही का केलं, त्याची आई म्हणत होती की अरे इसकी इच्छा हो गई वोटिंग देखने की, वोटिंग कर दिया तो क्या बुरा हुआ. याचा अर्थ असा की त्या समुदायाच्या लोकांनी एकत्रित होऊन कंप्लीट एकत्र होऊन बीजेपीला हरवायचं, मोदीला हरवायचं, योगीला हरवायचं या उद्देशाने वोटिंग केलं. आणि हिंदू लोक सुस्त पडले, ते बाहेर पडले नाही. राजपूत नाराज होते, आहेत, अजून त्यांच्या मनात राग गेलेला नाही आहे. फक्त भाजपा बरोबर राहिले. विजय उपाध्याय यांच्यापर्यंत जायचंय. विजय जी, अब आपसे एक और मुद्दे को लेकर बात चाहेंगे, आपकी राय भी चाहेंगे. क्या इस सारे चक्कर में कहीं योगी आदित्यनाथ के करियर ग्राफ को रोकने की कोशिश हुई? अगर हुई तो किससे हुई, और अगर वो हुई भी तो उसे भांपने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या उसका कोई रिएक्शन दिया? नहीं, ये बात कैरियर ग्राफ कोई क्यों रोकेगा. भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है उसमें कैरियर ग्राफ रोकने का तो कोई औचित्य कहीं से समझ में नहीं है. कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के बाद वो क्या होगा, प्रधानमंत्री हो सकता है. उसमें कैरियर ग्राफ रोकने की कोई बात नहीं. इस तरह की बहुत सी बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ ग्राउंड पे देख रहे हैं यहाँ की स्थितियां थोड़ी भिन्न. जैसे अनुप्रिया पटेल के बयान को बार बार कोट किया जा रहा है, यहाँ वो चुनाव के दरमियान की है. वो उस समय कई फेज की वोटिंग हो चुकी थी. राजा भैया पहले ही सपा की तरफ जा चुके थे. सपा की तरफ वो इसलिए गए क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजा भैया को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने टक्कर दी. राजा भैया को 99,000 वोट मिला और गुलशन यादव को 69,000 वोट मिला. पहली बार किसी उम्मीदवार को राजा भैया के खिलाफ इतने ज्यादा वोट मिले 93 के से लेकर अभी तक के सारे चुनाव में. तो राजा भैया को तो सपा के साथ जाना ही था, नहीं तो 27 में उनकी विधानसभा में दिक्कत थी. तो वो जाना ही चाहते थे, इसलिए बहाना बनाया गया. अनुप्रिया पटेल ने जो बात कही, इससे ज्यादा बड़ी बात अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान राजा भैया के लिए कही थी. तो अगर स्वाभिमान इतना ज्यादा था तो वापस सपा के साथ नहीं जाना चाहिए था, सपा का समर्थन नहीं करना चाहिए था जी. लेकिन उन्होंने किया. ये पॉलिटिकल चीजें हैं और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोग इस तरह से करते हैं. वहां पे समाजवादी पार्टी का वोट है काफी कुंडा में. अच्छा, लेकिन यादव समुदाय का अच्छा खासा वोट है. विजय जी, आपसे आपकी बात से श्रीनारायण तिवारी शायद इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं. मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी उनकी राय 1 मिनिट के लिए लेना चाहूंगा. तिवारी जी, जरूर. बोला आपण. नाही, हे बघा, अनुप्रिया पटेलनी सध्या घी का काम किया है. इस हवन कुंड में उन्होंने सीधा घी उड़ेल दिया है. और चुनाव के दरमियान पूर्वांचल का चुनाव हुआ ही नहीं था. पूर्वांचल का चुनाव नहीं हुआ था.
पूर्वांचल का नहीं हुआ था, असर टाकलाय ना, लेकिन इफेक्ट पडला है. सुनिए ना तिवारी जी, सुनिए तिवारी जी, हाँ. धनंजय सिंह आए ना बीजेपी के साथ, जौनपुर नहीं वाले, नहीं अरे वो मन से आए धनंजय क्या? सिंह आए ना। वो मन से बात नहीं राजा नहीं भैया की जहां तक बात है, वो राजा भैया को जाना ही था सपा के साथ, नहीं, उनके ठीक है, वो पॉलिटिकल सच है. कंपल्सन थे। इसके बावजूद धनंजय सिंह मन से बीजेपी के साथ नहीं आए. धनंजय सिंह ये घायल क्या शेर मन कौन बनते जानता थे. है सर? मन कैसे आपने टटोल लिया? अरे मैं कह रहा हूं, मैं उसी संसदीय क्षेत्र का हूं. नहीं नहीं, कहने से वहां नहीं हो सर, ठीक है। सुनिए जो सुनिए आदमी सुनिए सुनिए देखिए, कृपा सुनिए, शंकर राजपूत नहीं है? ये नहीं कह रहा हूं, उसी संसदीय नहीं, क्षेत्र कृपा का शंकर हूं. सिंह राजपूत नहीं है, उनको वोट क्यों कम मिला? नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, उसी संसदीय क्षेत्र हाँ। का हूं. वहां के सारे राजपूत नेता, मैक्सिमम ब्राह्मण नेता मेरे से निजी तौर पे संपर्क में हैं. जी। ये जो मैं कह रहा हूं उनका बयान है. ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये उनके देखिए सर, ऐसा है, कथन हैं. मैं कह ही रहा हूं, आप फिर से सुन लीजिए कि राजपूत समाज के नेताओं को भाजपा से नाराज होना ही था, वो नाराज हुए, उसके लेकिन कारण अच्छा अलग अलग लोग विजय जी, तलाश रहे चलते हैं। चलते लेकिन एक बात आप ये भी बता दीजिए कि राजपूतों को नाराज ही होना था तो वो बहाना क्यों ढूंढ रहे थे? बहाना था कई, एक लिस्ट वायरल हो रही थी जो राजपूत समाज के लोगों के मोबाइल में ज्यादा पहुंची, उसमें बताया गया कि बीजेपी ने किन किन राजपूत नेताओं को कमजोर किया है। उसमें राजनाथ सिंह से लेकर के उनको गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया, जी। उसमें रमन सिंह का नाम था कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उसमें वसुंधरा राजे का भी नाम था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, और उसमें यह भी था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, इसलिए हम लोग वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल, अब इस लेकिन मुद्दे पर इसमें- आगे बढ़ना होगा. आपल्यासोबत ठाकूर संजय सिंग आहेत. संजय सिंगजी, तुमचं विश्लेषण या निमित्तानं लागेल की ठाकूरांच्या पर्यंत पोहोचलेला अपप्रचार भाजपाला थांबवता का आला नाही? तिथे मुख्यमंत्री स्वतः क्षत्रिय असल्याचं सांगतो, त्यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेशात विक्रम करते, अशा योगी आदित्यनाथांना मुख्यमंत्रीपदी बसवूनही ठाकूर समाज नाराज होण्याच्यासाठी कारण का शोधत होता? नहीं नहीं, देखिए ये तो फिर वही बात हुई जो तिवारी जी को उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप मन की बात कैसे जान लिए. तो ये तो उपाध्याय जी भी ठाकुरों के मन की बात ही कर रहे हैं. नहीं सर, नहीं नहीं, सुनिए, आप सुनिए, मैं आपको सुन रहा था, एक विश्लेषण है, सुनिए, वो आपका विचार हो सकता है. लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, अभी आपने ही कहा था कि उन्होंने खुद कहा कि मैं सन्यासी हूं लेकिन क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं. तो इतने बड़े मैंने प्रदेश कहा। के मुख्यमंत्री, वहां पे आप धामी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो भी तो क्षत्रिय है ना. देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए, कि कुछ चीजें समय परिस्थिति काल के हिसाब से, पूर्वांचल में चुनाव नहीं हुआ था, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चल रही थी. ये सही है कि ये अपप्रचार चल रहा था कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को भी हटा दिया जाएगा. और इसका क्लैरिफिकेशन कई बार 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 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं और योगी जी मिलके ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे. जो फैक्ट है, जो फैक्टर सिचुएशन है, वो ये है कि वोट परसेंटेज जो शिफ्ट हुआ है, मैं इसीलिए परसेंटेज वाइज आपको बता रहा था कि 42% भारतीय जनता पार्टी का मत, 33 कुछ प्रतिशत समाज. अभी इस चुनाव में जो आंकड़े हुए, मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं आपको. ठीक है. लगभग 33.5% समाजवादी पार्टी को मत, लगभग 10% कांग्रेस को गया मत, और जो बीएसपी का मत प्रतिशत 9% हो गया, जो लगभग 13-14% था, जो 5% शिफ्ट हुआ, वो सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हुआ कि मुसलमान मतदाता नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए मत दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मत दे रहा था. यादव समाज हमेशा से अखिलेश यादव के साथ रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहता है. मुस्लिम यादव के साथ में जब संविधान बदल देंगे ये प्रचार जोर से हुआ, और उसमें जब 3-4% दलित मत उस तरफ गया, उसमें 1-2% क्षत्रियों का मत, जो तिवारी जी ने कहा कि ये आग में घी की तरह काम किया, ये सारी चीजें मिलके एक साथ एक कंबाइन स्थिति हो गई, और इन लोगों का मत प्रतिशत लगभग 46% के आसपास चले गया, और ये परिस्थिती आपके सामने. ठाकूर साहब, माझा एक प्रश्न तुमच्यासाठीच आहे आणि त्याचं उत्तर पटकन तुमच्याकडून अपेक्षित असं करतो. तिवारी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास. ठाकुर साहब, एका गोष्टीचा खुलासा आपण करा कि इस सब का कोई काट नहीं है बीजेपी के पास. नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट देख के आप ये अंदाज लगाइए कि भारत इतने वर्षों तक लोगों के गुलामी में कैसे रह सकता है, क्यों रह सकता है.
उत्तर प्रदेश का विकास, देश का विकास, बनारस का विकास, राम मंदिर का निर्माण, 500 साल से बचे हुए प्रश्नों के उत्तर देने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ये झेलना पड़ता है कि यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की आज भी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जातिगत व्यवस्था में रमा हुआ है। और जातिगत, और जौनपुर की बात अभी कर रहे थे कृपाशंकर सिंह सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि वहां पे अखिलेश यादव ने कुशवाहा जी ऐसे जाति का प्रत्याशी दे दिया जिसका मत लगभग 2 लाख मत था, और वो परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी और बसपा को मत देता था। ठीक। कुशवाहा जी के जाते तुरंत समाजवादी की तरफ जाति के आधार पे पलट गया और वो मत वहां ऐड हो गया और लगभग 1 लाख मतों से कृपाशंकर सिंह चुनाव हार गए। तो आज भी जातिगत व्यवस्था हावी है उत्तर प्रदेश में और उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और इस देश के विरोधी पक्ष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जब वो ये जानते हैं कि भारत का संविधान कभी नहीं बदला जा सकता, कोई माई का लाल भारत के संविधान को बदल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि मेरी क्या औकात है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी गरीब जनता ने, अनपढ़ जनता या शोषित जनता ने अगर ये विश्वास कर लिया और समाजवादी और काँग्रेस के झांसे में आ गई तो ये तो होना ही था। ठीक आहे, एक एक मुद्द्याला पटकन पुढे नेऊयात, आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे। आपल्यासोबत विजय उपाध्याय आहेत आणि श्रीनारायण तिवारी, चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण आहोत। पटकन एका मिनिटामध्ये उत्तर हवं है। विजय जी, 1 मिनट में बस बता दीजिए, अगर यूं ही चलता रहना है तो विकास क्यों करे? बेहतर है कांग्रेस जिस तरीके से राज करती है वैसे ही चलते रहें, ऐसा सोचा भी जा सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी में जब आप परिवर्तन करते हैं तो आपके जो यथास्थितिवादी लोग हैं वो आपका विरोध करते हैं। और एक नई परंपरा भारतीय लोकतंत्र में हो गई है कि जब भी चुनाव होंगे आप हमारे लिए कुछ हमें नगद दीजिए, कुछ हमारे लिए गिफ्ट बताइए कि हम मकान बना देंगे या कुछ चीजें दे देंगे। देखिए, मोदी जी ने मकान बनाए, शौचालय दिए, उज्ज्वला गैस दे दी, मतलब घर का कंप्लीट समाज। अब उनको नगद रुपए चाहिए थे, जो कांग्रेस ने आपसे किया कि हम आपको 8,500 रुपए खटाखट हर महीने डाल देंगे और ये 5 तारीख जुलाई से शुरू हो जाएगा, फिर अगस्त में जाएगा। तो ये जो पैसे का लालच दिया, नगद पैसे का लालच दिया, इस बार ये पैसे का लालच, संविधान बदलने वाली जो बात थी, दोनों चीजें जुड़कर उनको लगा कि हमें। अच्छा, दूसरी एक और बात हुई। देखिए, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। देखिए, हम लोग आमतौर पे इसमें हम लोग जनरल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। ओबीसी का जो गरीब तबका है, दलितों का जो गरीब तबका है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। उसे अगर ये लगता है कि हमारे वोट से राज करने का काम मोदी के साथ अपर कास्ट के लोग कर रहे हैं तो वो नाराज होते हैं। ये नए दौर की राजनीति है और हर चुनाव में हमारे समाज की जो फॉल्ट लाइन है उसको और गहरा किया जाता है। अगर चुनाव होने बंद हो जाए, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, तो हमारी जाति व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। लेकिन चुनाव बताता है कि तुम फला बिरादरी के हो और तुम फला बिरादरी के हो, और गोत्र तक लोग बताते हैं। तो ये बहुत ही खराब है डेमोक्रेसी में। एक तो या तो 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए इंडिया में जी, कि 2 ही पार्टी हो, नहीं तो हर कास्ट की अपनी एक पार्टी। यूपी में हर कास्ट की अपनी एक पार्टी है। तो इसलिए अब जैसे ब्राह्मण समाज है, करणी सेना है, इन लोगों को क्या जरूरत? आप भाई जनरल कास्ट के हैं, आपको 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे मिला हुआ है, आप क्यों इस तरह से चिल्ला चिल्ली करते हैं? अब चुनाव में अगर कोई ब्राह्मण समाज कहे कि इनको वोट मत दीजिए और करणी सेना आके कहे कि शपथ दिलाए कि आप इनको वोट मत दीजिए, तो ये इसका असर ओबीसी और दलितों पे भी पडता है और वो अपनी तरीके से इन चीजों को देखते हैं। ठीक आहे, श्रीनारायण तिवारी, चर्चेच्या शेवटच्या टप्प्यात आपल्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे की जर समजा अशाच प्रकारच्या प्रचार आणि राजकारणाच्या दृष्टीनं भारत पुढे जाणार असेल तर येत्या दिवसातल्या निवडणुकांचे प्रचार कसे असतील आणि उत्तर प्रदेशातलं 2027चं भवितव्य काय आहे? अगदी खतरनाक भवितव्य आहे। उत्तर प्रदेशचं भवितव्य हा ब्लॅक मध्ये जातोय, असा दिसतो, अंधकारात जातोय असा दिसतोय। जातीय राजकारण जर थांबला नाही तर उत्तर प्रदेशचा विकास 100% थांबेल। राजकारण असंच राहिलं तर विकास होणार नाही। आज जो मोदी किंवा योगी किंवा केंद्रीय यंत्रणा सगळी उत्तर प्रदेशमध्ये लागलेली आहे, जे काय विकास दिसतोय तो विकास अवरुद्ध होईल। पूर्वी पण पैसा यायचा पण दिसत नव्हता, सगळे पैसे खिसात जात होते। आता पैसा येत होता, समोर दिसत होता, रोडवर दिसत होता, इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये दिसत होता, तो पुढे दिसणार नाही। जातीय राजकारण थांबला पाहिजे। मोदी हा उत्तर प्रदेशसाठी वरदान आहे असं मी मानतोय।
पण जाती राजकारण काटण्यामध्ये मोदी फेल झाले, हे पण तेवढंच सत्य आहे. अगदी या चर्चेला वेळेची मर्यादा आहे. आपण या चर्चेमध्ये संकेत दिलेले आहेत की जर हेच अशाच पद्धतीचं राजकारण चालत राहिलं, जर समजा लोकांना फ्रीबीज म्हणजे थोडक्यात रेवडी वाटण्याच्या आश्वासनांनी सुद्धा महत्त्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा सोडून मतदान करायची इच्छा होत असेल, तर भविष्यात राजकारण, त्याचा प्रचार आणि त्यानिमित्तानं होणारी स्थिती अशाच वातावरणात पुढे चालत राहील. उत्तर प्रदेशात 2027चं याच स्थितीवरचं राजकारण पुढे जाईल की नाही हे आपण वेळोवेळी तपासत राहूच. तुर्तास माझ्यासोबत सहभागी या चर्चेत झालेल्या सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. लक्षवेधीच्या या चर्चेमध्ये तुर्तास इतकंच. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र.